April 22nd, Tuesday, 1 p.m. Eastern Standard Time. भारत जम्मू कश्मीर में एक खौफनाक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसके जो नताइज हैं वो टेररिस्टों को और उनके पीछे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑफ कोर्स भुगतने होंगे, मगर हम एनालाइज करेंगे आपके साथ आज की लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन में कि कैसे इस कैंसर से निपटा जा सकता है, क्योंकि ये अटैक ना तो पहली बार हुआ है और ये कहते हुए भी मेरा जी घबराता है कि कहूँ कि ना ये आखिरी बार हुआ है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब तक ये जिहादी माइंडसेट है हम इस टेररिज्म से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। आज के लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन में थोड़ी बातचीत करेंगे जेडी वैंस के विज़िट के हवाले से भी और फिर कनाडा के इलेक्शन के हवाले से भी, मगर सबसे बड़ी खबर भारत में कश्मीर के अंदर जो खौफनाक टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके हवाले से है। पिछला पूरा हफ्ता मैं न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में था और आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो सकी, व्लॉग नहीं आ सके, लेकिन जैसे ही कल रात को मैं वापस आया और आज सुबह को जब ये ख़बरें हमने अपने टाइम के मुताबिक देखी तो ये दिल दहला देने वाली ख़बरें थीं। जो कश्मीर से इमेजेस आ रहे हैं, जो कश्मीर से ख़बरें आ रही हैं, वो दिल दहला देने वाली हैं। इस पे तफसीली बातचीत करेंगे। और ये उस वक्त अटैक हुआ जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के विज़िट पे हैं। क्या कनेक्शन है, इस पे भी बातचीत करेंगे। तो आज की बातचीत का आगाज़ करते हैं जो खौफनाक टेररिस्ट अटैक जम्मू कश्मीर में पहलगाम की वादी में हुआ। इस अटैक ने न सिर्फ भारत को बल्कि भारतीय डायस्पोरा को वर्ल्ड वाइड हिला कर रख दिया है और दुनिया भी एक बार फिर शॉक हुई है, दुनिया भी एक बार फिर घबराई है, शॉक्ड में है कि ये कैसे हो सकता था। मगर ये ना तो पहली बार हुआ और मेरा जी ये कहने से घबराता है जब मैं ये कह रहा हूँ कि ना ये आखिरी बार हुआ, क्योंकि ये माइंडसेट वहीं पे है। हमने इस तरह के टेररिस्ट अटैक्स वर्ल्ड वाइड देखे हैं और उनके पीछे जिहादी टेररिस्ट होते हैं, लेकिन 2019 के पुलवामा अटैक के बाद ये बहुत ही ख़तरनाक अटैक है और कश्मीर में जिस तरह डेवलपमेंट चल रही है और टूरिज़म का जिस तरह बोलबाला है, उसकी रोशनी में ये अटैक टेररिस्टों की और उनके पीछे जो लोग हैं वो ये बताना चाहते हैं कि हम कश्मीर को डिसरप्ट करके रहेंगे। अब बहुत सारे आपको ट्वीट देखने को मिल रहे होंगे। उमर अब्दुल्ला का ये ट्वीट इस वक्त सामने स्क्रीन पे है, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का था और अब राजनाथ जी का भी आपके सामने है। सभी बड़ी बड़ी हस्तियां, वहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सैडेंड हैं, शॉक में हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो भी ये टेररिस्ट हैं, अभी तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेजिस्टेंस फ्रंट ने, जो लश्कर तैयबा का ही एक तरह से ऑफ शूट ग्रुप है, उसने ये जिम्मेदारी कबूल की है कि ये हमने घटिया तरीन गैर इंसानी हैवानी काम किया है। और मैं इसकी कड़ियाँ जोड़ना चाहता हूँ। अभी तक भारत के किसी पॉलिटिशियन ने अगरचे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन जब अनफोल्ड होगा तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि कोई ना कोई पाकिस्तान के साथ भी इसके ताने जुड़े हुए हो सकते हैं। जब ये ख़बरें आएंगी फिर हम उस पर तफसील से बात करेंगे, मगर मैं इसको जोड़ रहा हूँ एक ख़ास किस्म के माइंडसेट के साथ, क्योंकि जो हमें
इंफॉर्मेशन आ रही हैं वहाँ पे जो टेररिस्टों ने हमले किए, और अब तक की इतलात के मुताबिक 25 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 25-30 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं, और जो मारे जा चुके हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया कि वो हिंदू हैं तो उनको मारा जाए। इसका पैटर्न मुझे यूँ लगता है कि जैसे पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर जो बलोच रेबल आर्मी वालों के कुछ ऑपरेशन हुए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि जो बलोच नहीं हैं, जो पंजाबी हैं, जो पाकिस्तान आर्मी के साथ काम करते हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, हम उनको मारेंगे, तो आइडेंटिफाई करके वो मारा गया। लगता है कि कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पे जवाबन शायद दोहराया गया है। यानी मेरा अंदेशा है, मेरा शक है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अब वो एफोर्ड तो नहीं करते डायरेक्ट टेररिज्म करने का, ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली ही है ये सब कुछ। वो ये मैसेज भारत को देना चाहते हैं अपनी तरफ से, वो ये कहना चाहते हैं कि आप बलूचिस्तान में हमारे यहाँ इस तरह के काम कर रहे हैं, हम इसी तरह का काम आइडेंटिफाई करके लोगों को यहाँ पे करेंगे। कश्मीर में पाकिस्तान हर लिहाज से फेल है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक भारत के ऑफिशियल्स की तरफ से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि वो ये कहें कि ये सब कुछ पाकिस्तान से ऑर्केस्ट्रेटेड है, मगर सोशल मीडिया ऑलरेडी भर गया है इन सब खबरों के हवाले से। और कश्मीर के अपने होम ग्राउंड टेररिस्ट हों या बाहर से आए हुए टेररिस्ट हों, वो सब के सब पाकिस्तान से ही ना सिर्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद लेते हैं, बल्कि माइंडसेट भी वहाँ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेते हैं। खैर, ये जो मेरा एनालिसिस है, ये जो मैं कड़ी से कड़ी मिला रहा हूँ कि जिस तरह हिंदुओं को वहाँ पे आइडेंटिफाई करके इन टेररिस्टों ने मारा, शहीद किया, ये वही स्टाइल है जो पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी वाले कर रहे हैं, मगर उनकी अपनी जो उनकी जदोजहद है, फ्रीडम फाइट के लिए उनका जो अपना काम है वो डिफरेंट है। अब टेररिस्ट भी यही कहते हैं जम्मू कश्मीर में कि हम भी फ्रीडम फाइट के लिए काम कर रहे हैं। तो अब उमर अब्दुल्ला हो, सजाद लोन हो, वो सब के सब अपनी ट्वीट्स में, अपनी स्टेटमेंट्स में यही कह रहे हैं कि ये अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन सरकार तो उमर अब्दुल्ला की है। मैं मानता हूं कि वो इस वक्त फेडरल सरकार, भारत की फेडरल सरकार के साथ बहुत हारमोनियस तरीके के साथ काम कर रहे हैं बहुत इश्यूज़ में। लेकिन एक बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो मुझे हैरान कर देने वाली लगी वो सजाद लोन की थी, जो फॉर्मर वन ऑफ द मिलिटेंट जिहादी रहनुमा भी रह चुके हैं, अब वो सरकार में हैं। मैं उनको सिंगल आउट नहीं करना चाहता, मगर उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि बात यह है कि ये जो अटैक है, ये जो टूरिज़्म का बिज़नेस फ्लरिश कर रहा था और जिसकी वजह से आमदन बढ़ रही थी आम कश्मीरियों को, उस आमदन को रोकने का ये एक मंसूबा है। यानी उस सजाद लोन ने इस सारी बात को टूरिज़्म की इकॉनमी के साथ और आमदन के साथ जोड़ा। जब से टूरिज़्म की इकॉनमी बढ़ रही है, इस पे भारत के अपने इंटेलेक्चुअल्स भी कई बार ये कह चुके हैं कि ये जो पैसा जा रहा है कश्मीर में, ये इनडायरेक्टली टेररिज्म में यूज़ होगा। खैर, ये एक अलग बहस है, इस पे अलग मैं आने वाले दिनों में पॉडकास्ट करूँगा। लेकिन मेरा सवाल सजाद लोन से या उन लोगों से ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ टूरिज़्म की इकॉनमी या पैसे से जुड़ा हुआ आपका कंसर्न क्यों है? ये कंसर्न तो आपका होना चाहिए कि किस तरह हमने कश्मीर में जहादी माइंडसेट को ख़त्म करना है। और ये जो जहादी माइंडसेट है, ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान से आता है। पाकिस्तान आज इस पोजीशन में नहीं है कि डायरेक्ट इंटरवेंशन कर सके या डायरेक्ट टेररिज्म को सपोर्ट कर सके।
पहले भी पाकिस्तान ज़्यादातर इनडायरेक्ट ही करता था, तो क्या ये भी इनडायरेक्ट इंटरवेंशन का ही एक तरीका है? जैसा मैंने बलोच रेबल्स के जो ऑपरेशन थे उनके साथ इस टेररिस्ट कार्रवाई को जोड़ना चाहा, क्या पाकिस्तान ये मैसेज देना चाह रहा है कि आप बलूचिस्तान में उनको रेबल्स को हेल्प करते हैं तो हम टेररिस्टों को इस तरह सपोर्ट करेंगे? अभी तक कोई हमारे पास एविडेंसेस नहीं आए, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इन बेसिस पे इस बात को जोड़ रहा हूँ। अभी मैंने सज्जाद लोन की बात की, तो सज्जाद लोन ने जो स्टेटमेंट दी और जो इस तरह सोचते हैं कि ओहो इस टेररिज्म अटैक की वजह से तो करोड़ों अरबों रुपयों की जो इकॉनमी है, टूरिज्म इकॉनमी है, वो ख़राब हो जाएगी, पैसा नहीं आएगा। ये बात बहुत छोटी है। इससे बड़ी बात इस वक्त सरकार में जो लोग हैं, उमर अब्दुल्ला जो स्वागत कर रहे हैं अमित शाह जी का इस बहुत ही गम की घड़ी में जब वो पहुंचे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त सऊदी अरब में हैं। और मैं ये बात भी मिलाना चाहता हूँ, इनकी कड़ियाँ भी मिलाना चाहता हूँ, दो वाक़यात कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब सऊदी अरब में हैं और सऊदी अरब का उनका तीसरा दौरा है, तो तब टेररिस्टों ने ये कार्रवाई क्यों की? इस बात को भी एक दूसरे के साथ जोड़िए। और एक तीसरी बात, जेडी वैंस इस वक्त इंडिया में है। जेडी वैंस सिर्फ और सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, ये भी बहुत बड़ा होता है। वो कोई जिसे कहते हैं शो केस के वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, वो बहुत वोकल वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने पूरे यूरोप को म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में अपनी तकरीर के दौरान हिला कर रख दिया था। वो इस वक्त भारत के दौरा पर हैं, अपनी भारतीय बैकग्राउंड की वाइफ, जो उनकी वाइफ हैं उषा जी, उनके साथ, अपने छोटे बच्चों के साथ, उनकी भारत में मौजूदगी के दौरान ये इंसिडेंट हुआ। और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले भी हैं कल, और उनकी बहुत बढ़िया मुलाकात रही। आज जयपुर में उनका एक विजिट भी था और अभी 2 दिन वो और हैं भारत में। तो टेररिस्टों ने क्या जेडी वैंस की वहाँ पे मौजूदगी से कोई मैसेज देना चाहा है? अगरचे जेडी वैंस ने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कंडेम किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त सऊदी अरब में हैं, 1 दिन वो बिता चुके हैं, 1 दिन का मज़ीद उनका दौरा है। क्या वो दौरा चैन से, सुकून से मुकम्मल कर पाएंगे इतने खौफनाक इंसिडेंट के बाद? इस वक्त भारत के सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी बहस चढ़ी हुई है कि ये जो जिहादी माइंडसेट है, इसको बीजेपी भी कर्ब करने में नाकाम रही है। क्या कारण है इसका? मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि बीजेपी ने बहुत अपने ऐसे एक्शंस लिए हैं जिसमें जिहादी माइंडसेट को मैक्सिमम कर्ब करने की उन्होंने कोशिश की, मगर ऑलवेज डू मोर की गुंजाइश रहती है, ऑलवेज कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। लेकिन क्या ये जो टेररिस्ट अटैक है, ये अब बीजेपी को, भारत की एडमिनिस्ट्रेशन को, और इस वक्त तो कश्मीर में लोकल सरकार है, वहाँ पे वो जो गवर्नर राज था वो तो नहीं रहा, वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस की अपनी असम्बली है। उमर अब्दुल्ला और उनके जो कैबिनेट के लोग हैं, उनकी अपनी वहाँ पे स्टेट असम्बली की सरकार चल रही है, कामयाब सरकार चल रही है। सेंटर के साथ भी उनका कोलैबोरेशन है, और उस कोलैबोरेशन के बावजूद और मैंडेट लोकल लोगों के हाथ में होने के बावजूद ये वाक़या हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अगर भारत में कोई भी इस तरह का वाक़या, और ख़ास तौर पर कश्मीर में वाक़या होता है, उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम समझते हैं, पास में भी रहा, आज भी पाकिस्तान का रोल हम सस्पेक्ट कर सकते हैं और कल भी सस्पेक्ट कर सकते हैं, और पास में तो कंफर्म्ड रहा। जब तक हमारे पास कंफर्म खबरें नहीं आती, हम मीडिया के लोग हैं, हम ऑफ कोर्स सस्पेक्ट का ही शब्द यहाँ पे यूज़ करेंगे, मगर सस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है। इस सारी सिचुएशन में क्या फिर भारत का जो अपना निज़ाम है, जो अपनी सिक्योरिटी का निज़ाम है, वो एक बड़ा सवाल खुद भारतीय उठा रहे हैं, क्या इतना वीक है कि टेररिस्ट इतना बड़ा ऑपरेशन कर जाएं? भाई जो दुश्मन है, पाकिस्तानी बैक्ड हों, जिहादी माइंडसेट के बैक्ड हों, वो तो अपना काम करेंगे,
सांप से और जहरीले सांप से हम डसने के अलावा और जहर फैलाने के अलावा हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? वो तो यही काम करेंगे। लेकिन उस सांप का सर कुचलने के लिए क्या भारत की मशीनरी अभी भी उस काबिल नहीं हुई कि उस सांप का सर कुचल सके? चाहे फेडरल सरकार हो, चाहे स्टेट की सरकार हो, ये वो सवालात हैं जो इस वक्त उठाए जा रहे हैं। बहरहाल जो बातें मैं आज आपके साथ लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन में कर रहा हूँ, और बातें तो मैं बहुत करना चाहता था और भी, लेकिन वो अलग व्लॉगों में आएंगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो दिल दहला देने वाला है, जो झंझोड़ देने वाला है, वो कश्मीर के अंदर एक खौफनाक बहुत बड़े लेवल का टेररिस्ट अटैक है। अभी अभी मैंने सवाल उठाए कि वो जो टेररिस्ट जहरीले सांप हैं, वो तो अपना काम करने की कोशिश हमेशा से करते रहते हैं, आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन क्या कश्मीर की जो स्टेट सरकार है और सेंटर की सरकार और एजेंसियां क्या ये फिगर आउट नहीं कर सकी कि इतना खौफनाक अटैक होने जा रहा है? इतना खौफनाक अटैक होने जा रहा है, क्या ये फिगर आउट नहीं कर सकी? ये मेरा सवाल ही नहीं, ये सोशल मीडिया पे मिलियंस एंड मिलियंस भारतीयों का सवाल है। तो क्या ये इंसिडेंट स्टेट की सरकार को और पूरे कश्मीर को और पूरे भारत को झंझोड़ने वाला नहीं? ये मेरा सवाल है। इससे आपके भी कई सवालात जुड़े होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके मैक्सिमम सवालात को आज के इस लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन में आपके साथ एड्रेस करूं। हमें बहुत सारे क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं। खैर, अब इस पे ही मैं लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन करता रहूं तो बात ख़त्म होने वाली नहीं। लेकिन मैं जोड़ता हूं जेडी वैंस के विज़िट के साथ भी। जो मैंने अभी पीछे कहा कि जेडी वैंस के भारत के विज़िट के दौरान ये खौफनाक इंसिडेंट्स हुआ, और इसके साथ साथ ये बात भी मैं साथ जोड़ता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के विज़िट पे हैं और सऊदी अरब में उनका बहुत ही आला पैमाने पे स्वागत हुआ, और सऊदी अरब इस वक्त भारत को अपने गले लगाता है। जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकारें वजूद में आई 2014 से ऑनवर्ड, भारत के बहुत बढ़िया मरासम जीसीसी कंट्रीज़ के साथ बने, कारोबार भी बना। और मैं अक्सर कहता हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान जो इस्लामिक उम्मा के फोकल पॉइंट हैं, वैसे वो ये उम्मा की टर्मिनोलॉजी नहीं बरतते, मैं भी इसको बरतना नहीं चाहता। मोहम्मद बिन सलमान एक प्रोग्रेसिव हिज हाइनेस लीडर हैं जो इस टेररिज्म के इतना ख़िलाफ़ हैं, शायद भारत भी उतना ख़िलाफ़ ना हो। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि ख़ुद सऊदी लीडर्स और यूएई के लीडर और बहरीन के लीडर वो इस जहादी माइंडसेट के इतना ख़िलाफ़ हैं, तबलीगी जमात तक को बैन किया हुआ है सऊदी अरब ने। लेकिन ऑफ कोर्स तबलीगी जमात को भारत में तो बैन करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सऊदी अरब ने किया हुआ। इससे आप फ़र्क को समझ लीजिए। पिछले दिनों इमाराती सरकार ने यूके की एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को दर्जन भर के करीब ऑर्गेनाइजेशंस और 2 दर्जन के करीब एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्टों को बैन किया हुआ है यूएई में। इससे आप देख लीजिए कि वहाँ पे जहादी माइंडसेट को हैंडल करने का क्या स्टाइल है। अब भारत के लिए आई कैन अंडरस्टैंड बहुत मुश्किलात हैं। भारत उस लेवल पे अभी प्ले नहीं कर रहा जो खुद ये इस्लामिक देश टेररिज्म से निपटने के लिए कर रहे हैं। हालांकि यही वो देश थे जो आज से 8-10 साल पहले मदरसों की फंडिंग किया करते थे, सब कुछ किया करता, बंद कर दी उन्होंने। अगर वो इतने रेडिकल स्टेप्स ले सकते हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड और भारत क्यों नहीं ले सकता? अब जेडी वैंस का जो बुनियादी तौर पर जो विजिट था और जो है विजिट इस वक्त चल रहा है भारत का, वो तो भारत के साथ सिक्योरिटी, टैरिफ और बहुत सारे जो
बाकी जियोपॉलिटिक्स के इश्यूज हैं उन पे शराकतदारी को बढ़ाना है। फिर जेडी वैंस की वाइफ उषा जी का ताल्लुक भी भारत से है, उनके बच्चे भी ऑफ कोर्स उषा और जेडी वैंस के बच्चे भी एक जो कॉमन हेरिटेज अमेरिकन और हिंदू हेरिटेज को आगे लेके चल रहे हैं। तो वो जो एम्पावरमेंट है अमेरिकन और हिंदू हेरिटेज की कॉमनैलिटीज़ की, वो भी इनके विज़िट का एक मैनिफेस्टो है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कल मिले, बहुत बढ़िया उनका विज़िट रहा और अभी भी चल रहा है। आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो जयपुर में थे, फिर आज ही ये कश्मीर का खौफनाक टेररिस्ट अटैक सामने आया। तो जेडी वैंस ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए इसको सख्त कंडेम किया। अब जेडी वैंस भारत के साथ अपने सिर्फ जो हेरिटेज और कल्चरल रिश्ते हैं जो उनकी वाइफ की वजह से हैं, सिर्फ उनको ही आगे लेके नहीं चल रहे हैं। आप देख रहे हैं इन बच्चों के जो भारतीय स्टाइल के जो इनके ड्रेसेस हैं, उनकी वाइफ यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं, कितने वो फैमिली माहौल में, कितने अच्छे माहौल में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के साथ उनकी पूरी फैमिली का जो इंटरैक्टिव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ चल रहा है। ये विज़िट कितना इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट विज़िट है, सिर्फ और सिर्फ जियोपॉलिटिक्स के लिए, इकॉनमी के लिए, टैरिफ की बातों के लिए, ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिविलाइजेशनल बॉन्डेज जो अमेरिका की है, चूँकि जेडी वैंस एक बहुत ही पायस क्रिश्चियन है। जेडी वैंस वहाँ भारत पहुँचने से पहले इटली में थे, रोम में मिले जो क्रिश्चियनिटी के फादर पॉप फ्रांसिस से, वो भी यस्टरडे हमें नहीं रहे। तो जेडी वैंस का विज़िट बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि ये इकोनॉमिक या जियोपॉलिटिक्स के इशू पे ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिविलाइजेशनल बॉन्डेज के लिए भी ये विज़िट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज उन्होंने अगरचे कहा है जयपुर में कि भाई बात ये है कि जो भी हमारे टैरिफ के कवानीन हैं, जो भी प्रेसिडेंट ट्रंप का है, वो पूरी दुनिया के लिए है, सिर्फ भारत के लिए थोड़ा है। भारत ने रिटेलिएट भी नहीं किया, कोई ना कोई मिडल ग्राउंड ज़रूर निकलेंगी। प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी दुनिया के साथ मिडल ग्राउंड निकाल रहे हैं। तो जेडी वैंस का जो विज़िट मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है भारत का, चूँकि जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो हैं ही हैं, लेकिन इससे भी बढ़ के वो वोकल हैं और वो प्रेसिडेंट ट्रंप की आवाज़ है। प्रेसिडेंट ट्रंप उन पे ट्रस्ट करते हैं और मेरा ये ख्याल है और मेरी ये इच्छा भी है कि जेडी वैंस आगे चल के जब रिपब्लिकन्स के अगले इलेक्शन हो या उससे अगले इलेक्शन हो, उसमें वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी होने चाहिए, उनको नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही क्लियर विजन के आदमी हैं जो वर्ल्ड व्यू को समझते हैं, जो अमेरिकन वैल्यूज़ को भी इंटैक्ट रखते हैं और भारतीय सिविलाइजेशन भी अब उनकी फैमिली का, उनकी ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल है। तो जेडी वैंस इस हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वर्ल्ड व्यू भी वो समझते हैं। मैंने उनकी किताब पढ़ी और वो किताब भी पढ़ने के लायक है कि बिल्कुल एक आम आदमी की तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, एक आम शख्स की तरह, एक आम अमरीकी घराने में वो पैदा हुए। उनकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल वाली ज़िंदगी है और यही उनका पॉलिटिकल जो मेकअप है वो बनाती है। और वो अमेरिका के जो 90% ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं वो उनमें से एक हैं और वो इंटरनेशनल सिनेरियो को भी समझते हैं और अमेरिका की ज़िंदगी को भी समझते हैं। फिर उनका ब्याह, उनकी शादी भारतीय सिविलाइजेशन की एक हमारी अजीम बेटी के साथ हुई और उससे वर्ल्ड व्यू उनका और बढ़ा। और भारत में उनका जो विज़िट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी तो 2 दिन हुए उनके विज़िट को और अनफॉर्चुनेटली उनके विज़िट के दूसरे रोज़ ही टेररिस्ट अटैक हो गया
और अभी 2 दिन में क्या एविडेंसेस आते हैं उस टेररिस्ट अटैक के हवाले से, और जेडी वैंस एज द वॉइस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस डोनाल्ड ट्रंप की आवाज़ है, बड़ी स्ट्रांग आवाज़ है वो कैसे इस इंसिडेंट को, इस टेररिस्ट अटैक को जो उनके भारत की सरजमीन पे होते हुए हुआ, वो आगे कैसे उसको रीड करते हैं, उस पर अमेरिका को कैसे वो डायरेक्ट करते हैं कि इस टेररिस्ट अटैक के कॉन्सिक्वेंसेस के बाद कैसे भारत के साथ उनके हाथ आगे और मजबूती के साथ बंधेंगे और किस तरह वो जहादी माइंडसेट को कर्ब करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये भी आज के हमारे लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन की बात है। और थोड़ी सी बात मैं करूंगा कैनेडियन इलेक्शन के हवाले से, फिर आपके क्वेश्चन बहुत सारे आने शुरू हो चुके हैं। कैनेडियन इलेक्शन के हवाले से जैसे ही मैं वापस लौटा हूँ 1 हफ्ते के बाद, तो लग यही रहा है, मैंने पिछले व्लॉग में भी लास्ट मंडे को कहा था कि कंजर्वेटिव पार्टी पिक कर रही है, वो आगे जा रही है। हमारी भी इच्छा यही है कि लिबरल के मुकाबले में कंजर्वेटिव पार्टी जीते, मगर अभी भी उनकी जीत के जो इम्कानात हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं हैं। अभी भी लीड कर रहे हैं लिबरल्स, और टैग टीवी की तरफ से बहुत सारे प्रोजेक्शंस हमने किए लास्ट 2 वीक्स के दौरान। उस वक्त के हालात के मुताबिक यही दिख रहा है कि जीटीए में जीतेंगे लिबरल। अब लिबरल कम मार्जिन से जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। हम वो प्रोजेक्शंस 1-2 दिन में नए वाले आपके साथ शेयर करेंगे। कंजर्वेटिव पार्टी ने पिक किया है, मगर कंजर्वेटिव पार्टी भी चूंकि लिबरल के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रही थी, अभी भी कुछ ना कुछ कर रही है, मगर फिर भी लिबरल से बेटर चॉइस है मेरी पर्सनल ओपिनियन में। लेकिन बदकिस्मती ये है कि लिबरल के कैंडिडेट्स जीटीए में कोई वाइब्रेंट स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स नहीं है। मेरा यही कहना है, तब से 3-4 हफ्तों से मैं यही कह रहा हूँ कि लिबरल के जो कैंडिडेट कमज़ोर हैं, मगर अब लिबरल जो है माफ़ी चाहता हूँ, कंजर्वेटिव के कैंडिडेट्स कमज़ोर हैं। लिबरल के तो इनकम्बेंट हैं, वो अपने लिहाज से ठीक है, वो मजबूत है। पियर पोलिवर का पहले आज से 2-3 महीने पहले तक इनका ब्लू वेव वाला मामला था, मगर जैसे ही ट्रूडो ने रिज़ाइन किया, मार्क कार्नी आए, ट्रंप ने ऑफिस संभाला, 51st स्टेट का नैरेटिव बढ़ा और टैरिफ का नैरेटिव बढ़ा, मार्क कार्नी की पोजीशन स्ट्रांग हो गई। ऐसा नहीं हुआ कि रेड वेव चली, जो उनकी अपनी इनकम्बेंसी थी वो रिटेन होती हुई नज़र आ रही है। जगमीत सिंह अपनी सीट हारते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर आज से 2-3 हफ्ते पहले इनके पोल्स में जो परसेंटेज थी हारने की वो काफ़ी ज़्यादा थी। अब इनका भी गैप कम हो रहा है, वहाँ पे लिबरल लीड कर रहे हैं, कंजर्वेटिव दूसरे नंबर पे हैं, और जगमीत सिंह ऑलमोस्ट अब 31% पे आ गए हैं, 32% पे वहाँ पे कंजर्वेटिव का कैंडिडेट है, और लिबरल वहाँ पे जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई 38-9% पे प्रॉपर्ली, समथिंग लाइक दैट। तो सिचुएशन वहाँ पे काफ़ी गंभीर है। जो इनकी राइडिंग है जगमीत की, जगमीत का हारना एज अ कमेंटेटर मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं देखना चाहता हूँ जगमीत हारे, क्योंकि इसने हेट की पॉलिटिक्स की, इसने अपनी पार्टी को भी डुबोया है। अगर ये अपनी सीट हारता है तो ही डिजर्व्स दैट। तो ये तो जगमीत की सिचुएशन है, और पियर पोलिवर की पार्टी गेन कर रही है, लेकिन मार्क कार्नी अभी भी आगे हैं। अभी भी दिख यही रहा है, डिफरेंट पोल्स में भी हमारी स्टडी भी यही है कि वो जीतेंगे। मैक्सिम बर्नियर ट्रू कंजर्वेटिव वैल्यूज़ की बात ज़रूर करते हैं, मगर इनकी पार्टी पिक नहीं कर पा रही, मतलब इनके कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ वोट्स बढ़ेंगे। मेरा पर्सनल वोट तो इनको ही जाएगा, इसलिए कि लिबरल्स को तो मैं किसी सूरत वोट नहीं दे सकता। कंजर्वेटिव्स ने सैडली डिसअपॉइंट किया है। अगर कंजर्वेटिव अपनी राहें ठीक करें और फिर कोई ऐसी स्टेज आए कि पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा और कंजर्वेटिव भी एक साथ मिलकर काम करें, लेकिन पीपीसी तभी इनके साथ मिलकर काम करेगी
भले से वो अभी छोटी पार्टी है, कोई सीट जीतते हुए भी नज़र नहीं आ रहे, मगर क्लियर मेंटालिटी, क्लियर थॉट है उनका, तो वो इनके साथ, कंजर्वेटिव के साथ मिलके तब काम कर सकती है अगर कंजर्वेटिव अपनी ट्रू कंजर्वेटिव वैल्यूज़ की तरफ आए, जिसका चांस कम है। तो खैर ये बातें तो इलेक्शन के बाद होंगी कि क्या बनता है कनाडा का मंजरनामा, पॉलिटिकल मंजरनामा, मगर कौन जीतता है इलेक्शन, ये है इस वक्त का इमीडिएट सवाल। अभी के जो हालात हैं, कंजर्वेटिव्स ने ज़रूर पिक किया है, अगर वो हारेंगे जिन सीटों से तो उनका मार्जिन हारने का अब कम होगा, पहले वो ज़्यादा मार्जिन से हारते दिख रहे थे, लेकिन अभी भी यही लगता है कि मार्क कार्नी अपनी सरकार बनाएंगे। तो ये हैं ग्राउंड रियलिटीज़। क्वेश्चंस आपके बहुत सारे आ रहे हैं, मैं आपके क्वेश्चंस लेना शुरू करता हूँ। जी, बकाराम जी का है न्यूयॉर्क से, हाउ कैन इंडिया इरेडिकेट जिहादी टेररिज्म? जी, जिहादी टेररिज्म कम तो किया है, इरेडिकेट तो करना बहुत मुश्किल है। वो यूरोप नहीं कर सका, अमेरिका अभी तक नहीं कर सका टोटल, मतलब कंप्लीट, लेकिन फिर भी अमेरिका ने अब इस पे काफ़ी काबू पाया हुआ है। तो वो जिहादी जो टेररिज्म है उसको इरेडिकेट करना कंप्लीटली बहुत मुश्किल है। ये एक लंबा युद्ध है जिस पे भारत काम कर रहा है, भारत लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार इस पे काम नहीं कर रही। देखिए, ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, इस टेररिस्ट अटैक के बाद मैं तमाम जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के स्टेटमेंट्स देख रहा हूँ। इवन ममता बनर्जी ने इसको स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कंडेम किया। सबको करना चाहिए। तो एरेडिकेट करने के लिए भारत के तमाम पॉलिटिशियंस को ऑन बोर्ड आना चाहिए। अपनी ये जो पैटी पॉलिटिक्स है उसको कुछ बुला देना चाहिए कुछ समय के लिए। बड़े ऑपरेशंस की ज़रूरत है और इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए, माइंडसेट चेंज करने का जो नैरेटिव है उस पे भी काम करने की ज़रूरत है। जब तक ये काम नहीं होगा बात नहीं बनेगी। और ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस टेररिज्म को इरेडिकेट किया जाए। कश्मीर बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया रहा है। 5 अगस्त 2019 के आर्टिकल्स जो 370-35A की रेवोकेशन के बाद वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुई, उससे पहले भी होती रहती थी और बहुत काम किया। मैं इसका क्रेडिट भी देता हूँ गवर्नमेंट को, ख़ासतौर पर फेडरल सरकार को। लेकिन जो कंसर्न्स हैं ख़ासतौर पर कश्मीरी ग्रुपों के, जो वो बीजेपी की सरकार से करते रहे कि भाई आप भी पॉलिटिकल अपीसमेंट के रास्ते पे चले जाते हैं, उनकी मजबूरी भी है, मैं समझता हूँ। लेकिन कुछ जेन्युइन कंसर्न्स हैं जो भारत के कश्मीरी हिंदू हैं, उनके डिफरेंट ग्रुप्स हैं, सुशील पंडित जी हों और बहुत सारे लोग हैं, जैसे विवेक अग्निहोत्री जी हों, और बहुत सारे लोग हैं जिनके कंसर्न्स हैं। उन कंसर्न्स को हैंडल करना चाहिए, डील करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए। और उमर अब्दुल्ला को और उनकी कैबिनेट को ये बात स्ट्रॉन्ग शब्दों में बतानी चाहिए कि भाई ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये एक युद्ध है इरेडिकेट करने की, जो बात बाका जी पूछ रहे हैं, ये एक युद्ध है जिस पे चलना होगा। जी, हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस हैं। प्रेम कौशिक जी का है, सर आप बोलते थे कि अब मुंबई जैसा अटैक नहीं करना, बट पाक ने मौका मिलते ही मुंबई जैसा कर दिया। आई थिंक सर पाक कैपेसिटी आने का वेट करते हैं। भाई प्रेम भाई, ये तो रियलिटी है। हाँ, शायद मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो उस जैसा नहीं होगा, भगवान ना करे उस जैसा हो, लेकिन टेररिज्म तो वहाँ पे होगा। अभी अब जो आप मुंबई टेरर की बात कर रहे हैं 2008 की, कितना खौफनाक था। वो पाकिस्तान से डायरेक्ट टेररिस्ट गए थे। अभी ये जो टेररिस्ट हैं जिनको अभी पूरी इंफॉर्मेशंस नहीं आई उनके बारे में, ये कहाँ से आए थे, क्या होम ग्रोन थे? भले से वो होम ग्रोन हो, भले से वो पाकिस्तान से आए हो, ये एक ही माइंडसेट रखते हैं। तो कैसे उसको हैंडल करना है, ये एक युद्ध है। जो मैं अभी बात बोल रहा था पीछे प्रेम जी, बाका जी के क्वेश्चन पे, ये एक युद्ध है
पूरे समाज को युद्ध करना है, समझना है। इस पे आने वाले दिनों में हम पॉडकास्ट करेंगे, व्लॉग्स करेंगे। मैं भी न्यूयॉर्क में था, न्यू जर्सी में था, तो हमारे गुरु रजीव मल्होत्रा जी का बहुत बड़ा इवेंट था, उसमें शिरकत की। एज ए पैनलिस्ट भी मैंने बातचीत की और मैंने कंसर्न सुने बड़े बड़े हिंदू लीडरों के, जो मेरे भी लीडर हैं, गुरुज हैं। वो सब इस्लामिक माइंडसेट की बात कर रहे हैं, कंसर्न शो किया उन्होंने। बिल्कुल ठीक, उन्होंने कंसर्न शो किया। एड्रेस कैसे करना है, हमने ये अब सोल्यूशन निकालना है। ये है अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, इरेडिकेशन ऑफ जिहादी टेररिज्म का। ये अब है स्टेप कि कैसे इस माइंडसेट को हमने एड्रेस करना है। मैं इसमें पूरा का पूरा अपनी बरादरी, हिंदू बरादरी के साथ हूँ। उसके सॉल्यूशन ना सिर्फ ढूंढने में, उनको एग्जीक्यूट करने में, और हैं हमारे पास सॉल्यूशन, लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन ज़रूरी है। कैसे हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं, ये है सबसे बड़ा सवाल। और ये एग्जीक्यूशन ओवर अ नाइट नहीं होगा, इस पे काम करना होगा। ये है सिचुएशन। क्वेश्चंस हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं, हम मैक्सिमम को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। ज्योति गुप्ता जी का ब्रैम्पटन से है, कैन इंडिया चेंज जिहादी माइंडसेट इन कश्मीर। मिलता जुलता क्वेश्चन जो हम बातचीत कर रहे हैं। ज्योति जी हमारी रेगुलर व्यूअर्स हैं। देखिए, इंडिया ने बहुत हद तक इस जिहादी माइंडसेट को एड्रेस करने के लिए या चेंज करने के लिए काम किया। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि काम ही नहीं किया, लेकिन बहुत सारा काम करना अभी बाकी है। बहुत सारी चीज़ें अभी तक समझ नहीं आ रही। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे इंडियन टॉप के इंटेलेक्चुअल्स को, टॉप के लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों को, टॉप के पॉलिटिशियंस को कुछ बातें समझ नहीं आ रही अभी भी। वो बातें क्या है? वो बातें उस माइंड सेट की हैं। उसको ठीक से जब मैं देखता हूँ, उनकी स्टेटमेंट्स, उनकी पॉलिसीज़, उनका एग्जीक्यूशन, मैं देखता हूँ कि उस माइंड सेट को एड्रेस करने की जो बातें हैं वो अभी भी ठीक से पूरी समझ नहीं आ रही। और फिर सोल्यूशन क्या है उनका? मैं ये नहीं कहता कि सोल्यूशन दे नहीं रहे, कुछ ना कुछ सोल्यूशन चल रहा है, लेकिन वो सोल्यूशन भी पूरे से सामने नहीं आ रहा। अभी मैंने पीछे बात की पिछले क्वेश्चन के आंसर में, वो सोल्यूशंस क्या हैं? वो सोल्यूशंस अब जो हमारी टॉप की ब्रास है, इंटेलेक्चुअल ब्रास, और जो सरकार है, जाहिर है हम तो इंटेलेक्चुअल्स ब्रास का हिस्सा हैं, वहाँ बैठ के बातचीत करेंगे। और वो बातचीत फिर भारतीय सरकार तक पहुँचनी चाहिए, टू द पॉइंट्स, प्रिसाइज तरीके से, ताकि वो उस पर अमल करें और आगे बढ़ें। जी, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं और फिर हम आगे को बढ़ते हैं। श्रीवास्तव पंकज जी का, हाउ कैन वी फाइट दिस आइडियोलॉजी? अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में है। अब मेरे हिंदू बहन भाई और इंटेलेक्चुअल मुझसे पूछते हैं कि भाई ताहिर जी, आप बताएं, आप तो दोनों कश्तियों में रहे, आपने देखा इस माइंडसेट को, पाकिस्तान के माइंडसेट को, इस्लामिस्ट माइंडसेट को, और आप हमारे भी साथ हैं, आप हमारा ही हिस्सा हैं। आप फ़ख्र से कहते हैं कि आप हिंदू बॉर्न इन मुस्लिम फेथ हैं। तो कैसे हम इस माइंडसेट को ख़त्म करें, या कैसे हम इसको समझें? तो इसको समझने का एक ही तरीका है। इस वक्त भारत के बहुत बढ़िया मरासम हैं, रिलेशंस हैं अमीरातियों के साथ, इवन कतरियों के साथ भी, और सऊदीज़ के साथ तो बेतहाशा अच्छे मरासम हैं। वो इरेडिकेट, मैंने भी पीछे कहा, वो इरेडिकेट कर चुके हुए हैं, वो सख्त एक्शन लेते हैं। तो उनसे मदद ली जाए, उनको बताया जाए कि भाई जो आपने एक्शंस लिए हैं, हमें भी थोड़ा सा सुझाव दें, हम वो एक्शंस ले लें। ये एक बहुत बड़ा लैंडिंग हैंड होगा। अगर सऊदी अरब तबलीगी जमात को बैन कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? अगर सऊदी अरब हमास के टेररिस्टों को घुसने नहीं देता, अमीराती घुसने नहीं देते, तो भारत इन टेररिस्टों को कैसे अभी तक एक तरह से होम ग्रोन इनके सेल्स चलने की गुंजाइश दे रहा है? ऑफ कोर्स भारत उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, मगर कहीं ना कहीं तो कमी है, उस कमी को एड्रेस करना है। ये है सवाल। तो सीखें और सॉल्यूशन लें अरब मुस्लिम देशों से। जी, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
टैक्ट मार्ट का है कि सर यही अगर इजराइल के साथ होता तो एक्शन स्टार्ट हो गया होता। हाँ, तो ठीक कह रहे हैं आप, इजराइल का एक्शन डिफरेंट होता है। अब भारत में बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी है ना, ये भी तो इशू है। अब एक्शन किसके खिलाफ हो? अभी ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, अब सस्पेक्ट मैं तो यही कर रहा हूं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान के माइंडसेट और पाकिस्तान के स्टेट और नॉन एक्टर्स के साथ ताने बाने मिले हुए होंगे, डेफिनेटली निकलेंगे ये एविडेंसेस। तो फिर एक्शन क्या उनके खिलाफ होना चाहिए? यस। अब एविडेंसेस का कितना हम वेट कर सकते हैं? एविडेंसेस तो पहले भी बहुत होते थे। तो एक तो वहां पे एक्शन की जरूरत है, और दूसरा जो होम ग्रोन ग्रुप्स हैं, सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, अक्रॉस भारत, उसमें भारतीय मुसलमान कम्युनिटी को भी आगे आना होगा। इनफ इज इनफ। अब कश्मीर में तो मेजॉरिटी मुस्लिम बरादरी की है, तो मुस्लिम बरादरी जो कश्मीर की है वो कैसे अब इसको रोकने की कोशिश करती है, अब ये उनका सवाल है और ये उनका मसला है। वो ये तो कह रहे हैं हमारी टूरिज्म जी खराब हो गई, पैसा आना कम हो जाएगा। भाई ये टूरिज्म छोटी बात है, कीमती जाने जा रही हैं, आपका अपना आपकी स्टेट का इमेज फिर से खराब हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं आप मेजॉरिटी लोग वहां पे? ये आपका फर्ज है कि आप अपने अंदर होम ग्रोन टेरर सेल्स को खत्म कीजिए। ये हैं वो बातें जो हमें करनी है आने वाले दिनों में खुल के। जी, क्वेश्चंस हमें और भी आ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम को हम एड्रेस करें। और बातचीत लंबी चल रही है, लेकिन आज बड़ा ही दुख वाला दिन है और ऑफ कोर्स हम ये समझ सकते हैं। अमर सिंह जी का है कि टेररिस्ट अटैक इन कश्मीर हैपन ड्यूरिंग जेडी वैंस विजिट, विल अमेरिका प्रेस पाकिस्तान टू स्टॉप टेररिज्म? अमेरिका शुड। क्या अमेरिका करेगा? अभी एविडेंसेस चूंकि नहीं आए, ऑफ कोर्स सरकारें हों, हम मीडिया हो, हम वो बात नहीं कर सकते जब तक एविडेंसेस नहीं आते। मैं तो अपनी सस्पिशंस दे रहा हूं बेस्ड ऑन द पास्ट एक्ट, बेस्ड ऑन जिस तरह ये हुआ है टेररिस्ट एक्ट, जैसा मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, उसके बाद मेरी सस्पिशंस हैं। लेकिन एविडेंसेस तो जब तक नहीं आएंगे मैं भी खुल के नहीं बोल सकता। अमेरिका तो एक देश है, भारत भी एक बड़ा देश है, तभी वो बोलेंगे जब तक एविडेंसेस नहीं आएंगी। तो जेडी वैंस के वहां होते हुए ये अटैक हुआ, ये आपने भी नुक्ता पकड़ा, मैंने भी इस पे बड़ी बात की कि ये एक अलार्मिंग है। उसमें एक और इंपॉर्टेंट बात वो भी अलार्मिंग है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के विजिट पे हैं इस वक्त, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया सऊदी अरब का कि जो भारत के हाजी हैं आप उनका अच्छा कोटा रखे हुए हैं। तो वो तो भारत के मुसलमानों के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी इस हद तक जाते हैं कि भारत की तरफ से मुसलमानों के कोटे पे सऊदी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये भारत के प्राइम मिनिस्टर हों या कोई भी वहाँ की सेंट्रल लीडरशिप हो, उनका दिल तो बड़ा है, लेकिन जिनके लिए वो काम कर रहे हैं उनके दिल छोटे नहीं होने चाहिए, उनका दिल भी बड़ा होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का शुक्रिया अदा करें कि आप हमारे लिए एडवोकेसी करते हैं, काम करते हैं। अब हम मुसलमान मुकाबला करेंगे इन टेररिस्टों का जो हमारी कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट जगह पे पाए जाते हैं, हम इनका खुद सत्यानाश करेंगे। ये अभी लैक है रवैया, ये जब तक नहीं आता आगे बात नहीं बनती। जी, 4-5 क्वेश्चंस और लेते हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, बात लंबी हो रही है। जी, मी मैन का एक है, क्या ये आसिम मुनीर की तकरीर का अंजाम है? ठीक कह सकते हैं आप। वहाँ से जो हेटर्ड आ रही है, इस पे अलग से मेरा व्लॉग भी 1-2 दिन में आप देखेंगे। अनबिलीवेबल। ये जो पाकिस्तान के जर्नैल, ये जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हिंदुओं के साथ नफरत की बुनियाद जो जिना ने रखी थी 40s में कि हम नहीं मिल के रह सकते, ये उसी का नतीजा है। और ये जो आसिम मुनीर कह रहा है, मैंने कहा बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, ये इनडायरेक्टली ये उसका एक है। और फिर जो मैंने जोड़ी बात कि जिस तरह आइडेंटिफाई करके हिंदुओं को मारा गया, क्या वो बलूचिस्तान वाले वाक़ये से जुड़ी हुई बात? क्या पाकिस्तान
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने प्रॉक्सीज के ज़रिए वैसा ही मिलता जुलता एक्शन कश्मीर में कर रहा है। मुझे तो शक पड़ता है, ऐसा ही लगता है। तो ये सब बातें जुड़ी हुई हैं जी। 3-4 और क्वेश्चंस हैं। सतीश शाह जी का लंदन से है, कैन जेडी वैंस गिव टैरिफ रिलीफ टू इंडिया? देखिए, आज जयपुर में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि कोई ना कोई वो रास्ता निकालेंगे, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद भी पॉज अब रखा हुआ है, क्योंकि उनके अपने देश के अंदर वर्ल्ड वाइड टैरिफ्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बैकलैश आया। तो कहीं ना कहीं तो प्रेसिडेंट ट्रंप को भी और अमेरिकन सरकार को भी ये जो रजीम इनको सेटल करने होंगे मामला। जेडी वैंस बहरहाल वही करेंगे जो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को वो खामोशी से, चुपके से, आई होप, और मुझे लगता भी है कि वो ऐसे कई मशवरे देंगे भारत के हवाले से भी, इंटरनेशनल हवाले से भी। बहुत ही ब्रिलियंट वाइस प्रेसिडेंट है, बहुत ही ब्रिलियंट आदमी है ये, क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ बात करते हैं जेडी वैंस जी। तो आई होप कि जेडी वैंस जी इन चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। 2 क्वेश्चन मैक्सिमम और लेते हैं और फिर आज की बातचीत को वाइंड अप करते हैं। नदीम शाह साहब का, व्हाट विल बी आउटकम ऑफ कैनेडियन इलेक्शंस? जी, मैंने नदीम साहब अभी पीछे बात की कि आउटकम यही, अभी तो यही लग रहा है, अब तो 6 दिन रह गए, कि लिबरल शायद जीत जाएंगे, शायद मेजोरिटी भी बन जाए। मगर कंजर्वेटिव ने पिक किया है। जो कंजर्वेटिव पे दबाव आया और लोगों को लगा कि यार ये तो वाकई जो इनकी सरकार बहुत मेजोरिटी के साथ बन रही है लिबरल की। अभी भी सिर्फ मैं बात ये नहीं कर रहा जो पोल्स हैं, अभी भी जीटीए में जो ग्राउंड रियलिटी है वो अभी भी एज है लिबरल को, काफ़ी एज है। तो लगता यही है कि मार्क कार्नी सरकार बनाएंगे, मगर इनको पिक करना चाहिए। मेरी ओपिनियन में अगर कोई माइनॉरिटी सरकार बनती है लिबरल की तो ज़्यादा अच्छा है, या इवन अगर ये बनाने में कामयाब हो जाते हैं कंजर्वेटिव, जिसका चांस ज़रा कम है, क्योंकि कंजर्वेटिव को 120 की सीट्स हैं, यहाँ से पिक करने के लिए 52 सीट्स चाहिए ना मेजोरिटी के लिए, और अगर माइनॉरिटी में भी ये जाना चाहें तो इनको कोई 30-40 सीट्स तो चाहिए, तभी कोई इनके साथ आन के मिलेगा ना। अगर ये लिबरल से ज़्यादा सीट लेंगे तभी ये माइनॉरिटी बना सकेंगे, जिसका चांस मुझे कम लगता है फ्रैंकली। मैं आज भी कह रहा हूँ, 6 दिन पहले भी, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल है। नेक्स्ट मंडे को तो इलेक्शन है और ट्यूसडे को फिर वाजे हो जाएगा। जी, एक क्वेश्चन और लेते हैं जी। अनानिया शर्मा जी का सरी से है कि डिस्पाइट 10 years ऑफ लिबरल इश्यूज, इट सीम्स कैनेडियंस हैव अ ट्रूडो प्रॉब्लम, नॉट अ लिबरल वन। आर कैनेडियंस रियली डेट फॉरगेटफुल? देखिए अनानिया जी, बात यह है कि कैनेडियंस भी ठीक है, जनता किसी भी देश की हो उसकी मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, भूल जाते हैं। लिबरल्स की वजह से बड़े इश्यूज आए हमें, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर हार्पर जब हारे थे और उसके बाद 2 लीडर आए, फिर तीसरे पीयर आए, दोनों लीडर एंड्रयू शेर भी और एरन ओटूल भी, वो अच्छे कैंडिडेट्स जीटीए में नहीं कर सके। इसमें कैनेडियंस का इशू नहीं है फ्रैंकली मैं बताऊं। जहां जहां कैनेडियंस वोट दे रहे हैं कंजर्वेटिव को, और वो बाय द वे जो रूरल राइडिंग्स हैं वहां वो देंगे, वो जीतेंगे। ऐसा नहीं है कि वहां पे कैनेडियंस अनफॉरगेटफुल हो गए हैं या फॉरगेटफुल हो गए हैं, वट एवर यू कॉल इट। वो वहाँ पे उनको जिता रहे हैं। सिर्फ ये जो जीटीए की हैं 50-60 के करीब, यहाँ पे इनकम्बेंसी है इनकी लिबरल्स की, और वहाँ पे बहुत बुरे कैंडिडेट्स, मतलब नॉट ऑल बट मेजॉरिटी चुने हैं कंजर्वेटिव ने, और बहुत अच्छे कैंडिडेट को ड्रॉप किया है, फेंका है, डंप किया है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसलिए ये सारा सीन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कैनेडियंस नाशुक्र हैं, जो जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं कंजर्वेटिव के साथ, जो जुड़े हुए हैं लिबरल्स के साथ, वो असल में उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो टूटे नहीं हैं। और लिबरल्स को कोई कंजर्वेटिव से नहीं वोट बैंक मिल रहा, वो एनडीपी से मिल रहा है या ब्लॉकियों में कौन से मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि लिबरल, हर पार्टी का एक अपना वोट बैंक होता है, वो कहीं नहीं जाता, वो अपने अपने वोट बैंक पे ही पार्टियां कर रही हैं। कंजर्वेटिव अपना वोट बैंक, मैं ये नहीं कह रहा कि बढ़ा नहीं पा रहे, बढ़ा रहे हैं, मुझे दिख रहा है,
मगर उतना नहीं बढ़ा पा रहे कि वो आगे सरकार बनाते नजर आए। उसका कारण ये है कि इनकी अपनी पॉलिसियां बिल्कुल लिबरल की तरह चली, इन्होंने लिबरल की तरह ही पॉलिटिकल अपीसमेंट की। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से वो बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बातें ना ख़त्म होने वाली हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस थे हमने छोड़े। एक लिमिट होती है, एक टाइम होता है। ऑलरेडी आज की जो बातचीत 50 मिनट से ज़्यादा हो गई है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे बहुत ही एक्सक्लूसिव व्लॉग्स इन 2-3 दिन में आएंगे और आते रहेंगे, और इलेक्शन की कवरेज भी आने वाले दिनों में होगी। मगर इंटरनेशनली बहुत कुछ हो रहा है, उस पर हमारे खसूसी व्लॉग आएंगे, आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप टैग टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरा पर्सनल चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हो तो हमारे यूट्यूब के चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करके कंट्रीब्यूट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।